नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ एसी एकेडमी से। आज हम भारत के संविधान में देखने जा रहे हैं भाग 5 केंद्रीय प्रशासन के आगे के अनुच्छेद प्रधानमंत्री। इसे हमने डिस्कस करना प्रारंभ किया है अनुच्छेद 74 से 78। अनुच्छेद 74 जिसमें लिखा हुआ है मंत्री परिषद तथा राष्ट्रपति का निलंबनकारी वीटो, जिसे हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री। समझेगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 75 है प्रधानमंत्री। समझेगा, भारत के प्रधानमंत्री का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री की संवैधानिक समतुल्यता अमेरिका के राष्ट्रपति के समतुल्य है। अर्थात जिस प्रकार से अमेरिका का वास्तविक हेड होता है, वास्तविक प्रमुख होता है अमेरिका का राष्ट्रपति, उसी प्रकार से भारत सरकार का प्रमुख होता है भारत का प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का पद प्रेरित है। प्रधानमंत्री का पद प्रेरित है ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से भारत के प्रधानमंत्री का पद प्रेरित है ब्रिटेन के संविधान से। प्रधानमंत्री की संवैधानिक समतुल्यता, संवैधानिक समतुल्यता अमेरिका के राष्ट्रपति के समतुल्य है। अमेरिका के राष्ट्रपति के समतुल्य है। अमेरिका के राष्ट्रपति के समतुल्य है। समझेगा, अमेरिका के राष्ट्रपति के समतुल्य है। भारत के प्रधानमंत्री का पद ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है, जबकि भारत के प्रधानमंत्री की संवैधानिक समतुल्यता अमेरिका के राष्ट्रपति के समतुल्य है। भारत का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री भारत सरकार का प्रधानमंत्री, भारत सरकार का, भारत का प्रधानमंत्री भारत सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। वास्तविक प्रमुख होता है। वास्तविक प्रमुख होता है। सरकार का प्रमुख होता है। सरकार का प्रमुख होता है। लोकतंत्र का प्रमुख होता है। लोकतंत्र का प्रमुख होता है। जनता का प्रमुख होता है। जनता का नेता होता है या जनता का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के बीच, राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होता है भारत का प्रधानमंत्री। समझेगा, भारत का प्रधानमंत्री के पद प्रेरित है ब्रिटेन के संविधान से। भारत के प्रधानमंत्री की संवैधानिक समतुल्यता अमेरिका के राष्ट्रपति के समतुल्य होती है। भारत का प्रधानमंत्री भारत सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। यह सरकार का प्रमुख होता है। लोकतंत्र का प्रमुख होता है। जनता का नेता होता है। राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होता है। समझेगा, भारत का
प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है, अर्थात सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णय वास्तविक रूप में प्रधानमंत्री के द्वारा लिया जाता है, लेकिन उसमें अंतरिम हस्ताक्षर करता है भारत का राष्ट्रपति। इसीलिए भारत का प्रधानमंत्री भारत सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है, जबकि भारत का राष्ट्रपति भारत सरकार का औपचारिक प्रमुख होता है। इसमें अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनुच्छेद 75(1). ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनुच्छेद 75(1). अनुच्छेद 75(1). अनुच्छेद 75(1) में लिखा गया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, अर्थात भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त या अपॉइंट किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम समझते हैं, ध्यान दीजिएगा कुछ टर्मिनोलॉजी को। एक होता है इलेक्शन, इलेक्शन के माध्यम से जो कैंडिडेट चुना जाता है वो होता है इलेक्टेड पर्सन, अर्थात निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर अर्थात निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर अर्थात निर्वाचित सदस्य। जैसे कि भारत में भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, हर एक राज्य में विधानसभाओं के विधायक तथा लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा सांसद, ये सभी निर्वाचित होते हैं। अर्थात निर्वाचन के माध्यम से जो आते हैं, इलेक्शन का मतलब है निर्वाचन, निर्वाचन के माध्यम से जो आते हैं वो होता है भारत का राष्ट्रपति, इन्हें निर्वाचित किया जाता है। भारत का उपराष्ट्रपति, इन्हें भी निर्वाचित किया जाता है, अर्थात इनका इलेक्शन होता है। तीसरा होता है राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य, विधानसभाओं के सदस्य, विधानसभा के सदस्य अर्थात विधायक, विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होते हैं विधायक। अगला लोकसभा, लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य अर्थात लोकसभा सांसद, लोकसभा सांसद, लोकसभा सांसद। इसके बाद राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्य अर्थात राज्यसभा सांसद, राज्यसभा सांसद। ये जो बॉडी है मैंने आपको बताया है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा के सदस्य अर्थात विधायक, लोकसभा के सदस्य अर्थात लोकसभा सांसद, राज्यसभा के सदस्य अर्थात राज्यसभा सांसद, ये सभी के सभी होते हैं, ये सभी के सभी होते हैं निर्वाचित सदस्य, अर्थात ये सभी के सभी निर्वाचन के माध्यम से आते हैं। दूसरा कैटेगरी है सबसे पहले मनोनीत किया जाता है और मनोनीत के बाद नियुक्त किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, मनोनयन, मनोनयन, मनोनयन अर्थात नॉमिनेशन, नॉमिनेशन, नॉमिनेशन के माध्यम से सदस्य नॉमिनेट होते हैं, नॉमिनेटेड सदस्य, नॉमिनेटेड मेंबर्स अर्थात मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य, नॉमिनेटेड मेंबर्स अर्थात मनोनीत सदस्य। जिस व्यक्ति का भी मनोनयन किया जाता है, नॉमिनेशन किया जाता है, जिसे नॉमिनेट किया जाता है, उससे नियुक्त किया जाता है, अर्थात उसकी होती है नियुक्ति, उसकी होती है नियुक्ति अर्थात अपॉइंटेड,
अर्थात अपॉइंटेड मेंबर्स, नियुक्त सदस्य समझिएगा, जिस व्यक्ति का भी नॉमिनेशन किया जाता है उसकी नियुक्ति की जाती है, जैसे कि भारत का प्रधानमंत्री, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि भारत का प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है भारत का राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है भारत का राष्ट्रपति। इसी प्रकार से राज्यों में जो मुख्यमंत्री होते हैं, राज्यों में जो मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है उस राज्य का राज्यपाल, उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री बेसिकली होता है लोकसभा या राज्यसभा का सांसद। प्रधानमंत्री बेसिकली होता है लोकसभा या राज्यसभा का सांसद। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री होता है विधानसभा का सदस्य अर्थात विधायक। ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री बेसिकली होता है, प्रधानमंत्री होता है लोकसभा सांसद या प्रधानमंत्री होता है राज्यसभा सांसद। ध्यान दीजिएगा, जबकि अगर मैं बात कर रहा हूं मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री होता है विधानसभा सदस्य अर्थात एक विधायक। ध्यान दीजिएगा, तो इस प्रकार से भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा के सदस्य विधायक, लोकसभा के सदस्य लोकसभा सांसद, राज्यसभा के सदस्य अर्थात राज्यसभा सांसद, ये सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं अर्थात निर्वाचन के माध्यम से आते हैं। जबकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ये दोनों नियुक्त किए जाते हैं। प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है भारत का राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है उस राज्य का राज्यपाल। प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा का सांसद होता है या सदस्य होता है, जबकि मुख्यमंत्री विधानसभा का सदस्य अर्थात विधायक होता है। समझिएगा, हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, अर्थात भारत के प्रधानमंत्री को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है। समझिएगा, भारत का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। जब लोकसभा चुनाव होता है तो चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत प्राप्त दल अपने बीच में से या किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद हेतु अपना उम्मीदवार मनोनीत करती है और उस प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत प्राप्त दल अपने बीच में से या किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद हेतु मनोनीत करती है तथा उस मनोनीत सदस्य को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री पद हेतु नियुक्त किया जाता है। नियुक्ति के 6 माह के भीतर उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद हेतु शपथ लेना अनिवार्य होता है और शपथ लेने के 6 माह के भीतर उसे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। अर्थात जब भारत का राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री पद हेतु नियुक्त करता है तो उस समय उस व्यक्ति का उस प्रधानमंत्री का लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री पद हेतु शपथ ले लेता है तो शपथ लेने के 6 माह के भीतर उसे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना
अनिवार्य होता है। लेकिन प्रधानमंत्री के शपथ लेते समय किसी भी व्यक्ति का लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है, लेकिन शपथ लेने के 6 माह के भीतर उसे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्यता लेना अनिवार्य होता है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, नियुक्त करता है भारत का राष्ट्रपति, अर्थात भारत का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त कर रहा है। इस प्रकार से भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर प्रतिष्ठित होता है। इस प्रकार से भारत का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर प्रतिष्ठित होता है, प्रतिष्ठित होता है। इसका मतलब यह है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर प्रतिष्ठित होता है, अर्थात भारत का राष्ट्रपति जब चाहे भारत के प्रधानमंत्री को उसके पद से मुक्त कर सकता है। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त किया है, अर्थात भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर प्रतिष्ठित होता है। इसका तात्पर्य यह है कि भारत का राष्ट्रपति जब चाहे भारत के प्रधानमंत्री को उनके पद से विमुक्त कर सकता है। लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत प्राप्त दल अपने बीच में से या किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री उम्मीदवार हेतु मनोनीत करती है तथा उस प्रधानमंत्री उम्मीदवार को भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद हेतु नियुक्त करता है। लोकसभा चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत, लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत प्राप्त दल, बहुमत प्राप्त दल अपने बीच में से या किसी भी व्यक्ति को, यहां पर किसी भी व्यक्ति से तात्पर्य है कि ना तो वो लोकसभा का सदस्य है ना तो राज्यसभा का सदस्य है, अर्थात यदि कोई भी व्यक्ति जो ना तो लोकसभा का सदस्य है ना तो राज्यसभा का सदस्य है, उसे भी लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत प्राप्त दल प्रधानमंत्री उम्मीदवार हेतु मनोनीत कर सकती है। यहां पर किसी भी व्यक्ति से तात्पर्य है जो ना तो लोकसभा का सदस्य है, लोकसभा का सदस्य है और न ही राज्यसभा का सदस्य है। और यहां पर अपने बीच में से तात्पर्य है जो या तो लोकसभा का या राज्यसभा का सदस्य है। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत प्राप्त दल अपने बीच में से या किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री उम्मीदवार हेतु मनोनीत करती है तथा इस मनोनीत उम्मीदवार को, इस
मनोनीत उम्मीदवार को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद हेतु नियुक्त करता है। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत प्राप्त दल अपने बीच में से या किसी भी व्यक्ति को जो ना तो लोकसभा का सदस्य है और ना ही राज्यसभा का सदस्य है को प्रधानमंत्री उम्मीदवार हेतु मनोनीत करती है तथा इस मनोनीत सदस्य को भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद हेतु नियुक्त करता है। अब समझिएगा, मान लीजिए लोकसभा चुनाव हुआ है। लोकसभा चुनाव जैसे कि वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी, लोकसभा चुनाव 2014 में भारतीय जनता पार्टी जो कि बहुमत प्राप्त दल के रूप में उभरती है और वो अपने बीच में से नरेंद्र मोदी जी को, जो कि लोकसभा सांसद है, बहुमत प्राप्त दल भारतीय जनता पार्टी अपने बीच में से अर्थात लोकसभा सांसद नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद हेतु मनोनीत करती है। तो इस प्रकार से बहुमत प्राप्त दल भारतीय जनता पार्टी तथा एनडीए के द्वारा नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद हेतु मनोनीत किया गया और उसके बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद हेतु नियुक्त किया गया। ध्यान दीजिएगा, तो इस प्रकार से लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत प्राप्त दल अपने बीच में से, जैसे कि लोकसभा सदस्य जो कि थे नरेंद्र मोदी, उन्हें प्रधानमंत्री पद हेतु मनोनीत किया गया और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा उन्हें नियुक्त किया गया। इसी प्रकार से लोकसभा चुनाव वर्ष 2004 की अगर हम बात करते हैं तो लोकसभा चुनाव वर्ष 2004 में यूपीए अर्थात कांग्रेस बहुमत दल के रूप में उभरती है और अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाती है डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह शपथ के समय ना तो लोकसभा सदस्य होते हैं और ना ही राज्यसभा सदस्य, तो उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है और उसके बाद वो बनते हैं राज्यसभा सांसद, राज्यसभा सदस्य। तो इसका मतलब यह है कि जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हेतु मनोनीत किया जाता है उसका लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री के शपथ लेने के 6 महीने के बाद उसे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत प्राप्त दल अपने बीच में से या किसी भी व्यक्ति को जो ना तो लोकसभा का या ना तो राज्यसभा का सदस्य है को प्रधानमंत्री उम्मीदवार हेतु मनोनीत करती है तथा इस मनोनीत उम्मीदवार को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद हेतु नियुक्त करता है। ध्यान दीजिएगा, नियुक्ति के 6 माह के भीतर उसे प्रधानमंत्री पद हेतु शपथ लेना अनिवार्य है। नियुक्ति के 6 माह के भीतर उसे
प्रधानमंत्री पद हेतु शपथ लेना अनिवार्य है। नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री पद हेतु नियुक्ति के समय या शपथ के समय प्रधानमंत्री को लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। यदि कोई भी व्यक्ति जिसे भारत का प्रधानमंत्री पद हेतु नियुक्त किया जाता है, यदि कोई भी व्यक्ति जिसे भारत का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री पद हेतु नियुक्त करता है और उसे 6 माह के भीतर शपथ दिलवाता है, तो उसका लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना आवश्यक नहीं होता है। इसके बाद ध्यान रखना है, लेकिन अगर आपने प्रधानमंत्री पद हेतु शपथ ले लिया है तो शपथ के 6 माह के भीतर अब आपको लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना अनिवार्य है। शपथ के 6 माह के भीतर प्रधानमंत्री को लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना अनिवार्य है। अब यदि आपने प्रधानमंत्री पद का शपथ ले लिया है तो शपथ लेने के 6 माह के भीतर अब आपको लोकसभा को या राज्यसभा का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। जैसा कि इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। लोकसभा चुनाव अगर हम 2004 की बात करते हैं तो यहां पर यूपीए अर्थात कांग्रेस बहुमत दल के रूप में उभरती है। यूपीए बनती है बहुमत दल, यहां पर बहुमत दल बनती है यूपीए के द्वारा प्रधानमंत्री पद हेतु मनोनीत किया जाता है। यूपीए के द्वारा प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में मनोनीत किया जाता है। प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में मनोनीत किया जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा चुनाव वर्ष 2004 में बहुमत दल यूपीए के द्वारा प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में मनोनीत किया जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह इस समय ना तो लोकसभा के सदस्य रहते हैं ना तो राज्यसभा के सदस्य रहते हैं, तो इनका होता है शपथ। अब ये लेते हैं शपथ लेने के, ध्यान दीजिएगा, शपथ लेने के 6 माह के भीतर अब इन्हें लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना अनिवार्य है। ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह ना तो लोकसभा के सदस्य थे ना तो राज्यसभा के सदस्य थे। लोकसभा या राज्यसभा सांसद नहीं,
सदस्य नहीं थे। अब इन्हें शपथ लेना पड़ेगा। प्रधानमंत्री पद का इन्होंने शपथ लिया। शपथ के 6 माह के भीतर ये बनते हैं राज्यसभा सदस्य। शपथ के 6 माह के भीतर इन्हें बनना है राज्यसभा सदस्य या राज्यसभा सांसद। इसका मतलब यह है कि यदि आप प्रधानमंत्री पद का शपथ लेते हैं तो शपथ लेते समय आपका लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है, लेकिन अब आपने शपथ ले लिया है और आप बन गए आप प्रधानमंत्री, तो अब आपको लोकसभा या राज्यसभा से सदस्यता लेना अनिवार्य है। सामान्यतः इस प्रकार के केस में लोग राज्यसभा सांसद ही बनते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, लोकसभा चुनाव 2014। यहां पर बहुमत दल के रूप में उभरती है एनडीए अर्थात भारतीय जनता पार्टी, और यहां पर प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में मनोनीत किए जाते हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन नरेंद्र मोदी ऑलरेडी होते हैं लोकसभा सांसद, तो इन्होंने सीधा प्रधानमंत्री पद हेतु शपथ ले लिया। अब इन्हें चूंकि ऑलरेडी लोकसभा सांसद है तो ये डायरेक्टली इन्होंने प्रधानमंत्री पद हेतु शपथ ले लिया। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी ना तो लोकसभा के सदस्य होते ना तो राज्यसभा के सदस्य होते तो भी ये प्रधानमंत्री पद हेतु शपथ लेते और शपथ के 6 माह के भीतर इन्हें लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना। यदि कोई व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो भी उसे बहुमत प्राप्त दल, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के द्वारा प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में मनोनीत किया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा उसे प्रधानमंत्री पद हेतु नियुक्त किया जाता है और शपथ दिलवाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो ना तो लोकसभा का सदस्य है ना तो राज्यसभा का सदस्य है, तो भी वो प्रधानमंत्री पद हेतु शपथ लेता है और उन्हें शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति। शपथ के 6 माह के भीतर उसे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। अर्थात ध्यान दीजिएगा, अभी तक भारत में कुल 14 प्रधानमंत्री वे हैं जिसमें से 11 प्रधानमंत्री आए हैं राज्यसभा से तथा 4 प्रधानमंत्री आए हैं लोकसभा से। ध्यान दीजिएगा, 11-4 होता है 15, लेकिन यहां पर इंदिरा गांधी एकमात्र भारत की ऐसी प्रधानमंत्री हुई है जो लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों से ही बनी है भारत की प्रधानमंत्री। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री। ध्यान दीजिएगा, भारत में कुल प्रधानमंत्री अभी तक भारत में हुए हैं कुल प्रधानमंत्री 14। अभी तक भारत में कुल प्रधानमंत्री हुए हैं 14, जिसमें से लोकसभा से आए हैं कुल 11 प्रधानमंत्री तथा राज्यसभा से आए हैं कुल
4 प्रधानमंत्री। 11 4 15 होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा अभी तक भारत में प्रधानमंत्री हुए कुल 14, जिसमें से इंदिरा गांधी भारत की एकमात्र ऐसी प्रधानमंत्री हुई है जो राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों से भारत की प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है। ध्यान दीजिएगा, भारत में कुल प्रधानमंत्री हुए हैं 14, जिसमें से लोकसभा से आए हैं 11 तथा राज्यसभा से आए हैं 4। एकमात्र इंदिरा गांधी है जो लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों से ही बनी है भारत की प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों से ही बनी है भारत की प्रधानमंत्री। ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा से बने हैं अभी तक कुल 4, राज्यसभा से बने हैं अभी तक कुल 4 भारत के प्रधानमंत्री। तो राज्यसभा से बने भारत के 4 प्रधानमंत्री, इनके नाम हम डिस्कस करने जा रहे हैं। राज्यसभा से बने भारत के 4 प्रधानमंत्री, इनके नाम को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला है इंदिरा गांधी। सबसे पहले पकड़ते हैं इंदिरा गांधी। राज्यसभा से भारत की पहली प्रधानमंत्री बनी है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का राज्यसभा से सदस्य के रूप में भारत की पहली प्रधानमंत्री बनती है और इनका राज्यसभा सदस्य के रूप में कार्यकाल रहता है 1966 से लेकर 1967। 1966 से 1967 इंदिरा गांधी राज्यसभा सदस्य के रूप में रहती है भारत की प्रधानमंत्री, अर्थात मात्र 1 वर्ष। इसके बाद लोकसभा चुनाव होता है 1967 में और इंदिरा गांधी रायबरेली से जीत कर आती है और बनती है भारत की दूसरी बार प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी का पहला कार्यकाल रहता है 1966 से लेकर 1967। इनका अगला कार्यकाल है 1967 से लेकर 1972। इसके बाद अगले लोकसभा चुनाव में फिर से जीतती है रायबरेली से 1972 से लेकर 1977 और इसके बाद इनका चौथा कार्यकाल रहता है 1980 से लेकर 1984 तक। अर्थात इंदिरा गांधी एक बार 1966 से लेकर 1967 तक राज्यसभा सदस्य के रूप में बनती है भारत की प्रधानमंत्री। इनके बाद इनका कार्यकाल 1966 से लेकर 1972, 1972 से 77, 1980 से 1984 ये लोकसभा सदस्य के रूप में इनका कार्यकाल रहता है। यह है लोकसभा सदस्य के रूप में इनका प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल। ध्यान दीजिएगा, अर्थात 14 वर्ष का इनका कार्यकाल रहता है लोकसभा सदस्य के रूप में तथा राज्यसभा सदस्य के रूप में 1966 से 1967 1 वर्ष का कार्यकाल। अगला है दूसरा एच.डी. देवगौड़ा राज्यसभा सांसद के रूप में बनते हैं भारत के प्रधानमंत्री। एच.डी. देवगौड़ा का कार्यकाल रहता है, ध्यान दीजिएगा, एच.डी. देवगौड़ा का कार्यकाल है 1996 से लेकर 1997 से लेकर 1997, मात्र 1 वर्ष का। अगले प्रधानमंत्री बनते हैं राज्यसभा से इंद्र कुमार गुजराल। राज्यसभा से अगले भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं इंद्र कुमार गुजराल। 1997 से लेकर 1998 तक इनका कार्यकाल रहता है। अर्थात एच.डी. देवगौड़ा का कार्यकाल है 1 वर्ष। इसी प्रकार से इंद्र कुमार गुजराल जी का भी कार्यकाल है 1 वर्ष। अगले पकड़ना है डॉक्टर मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री रूप
के रूप में कार्यकाल है वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2009 तक इनका पहला कार्यकाल, और इनका दूसरा कार्यकाल है वर्ष 2009 से लेकर वर्ष 2014 तक। अर्थात ये राज्यसभा सांसद के रूप में 2 बार बनते हैं भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनका कुल कार्यकाल है 10 वर्ष। तो इस प्रकार से राज्यसभा से सर्वाधिक कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री है डॉक्टर मनमोहन सिंह। राज्यसभा से सर्वाधिक कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री है डॉक्टर मनमोहन सिंह। इंदिरा गांधी राज्यसभा से 1 वर्ष के कार्यकाल तक ही बनती है प्रधानमंत्री। एचडी देवगौड़ा 1 वर्ष के लिए, इंद्र कुमार गुजराल 1 वर्ष के लिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 वर्ष राज्यसभा सांसद के रूप में भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। अर्थात राज्यसभा से सर्वाधिक कार्यकाल वाले भारत के प्रधानमंत्री होते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। अभी तक भारत में कुल 14 प्रधानमंत्री हुए हैं, जिसमें लोकसभा से कुल 11 प्रधानमंत्री तथा राज्यसभा से कुल 4 प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी एकमात्र ऐसी प्रधानमंत्री हुई है जो लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों से ही भारत की प्रधानमंत्री बनी है। अर्थात इंदिरा गांधी लोकसभा व राज्यसभा दोनों सदनों से बनी भारत की एकमात्र प्रधानमंत्री है। इंदिरा गांधी लोकसभा व राज्यसभा दोनों सदनों से बनी भारत की एकमात्र प्रधानमंत्री ये है आपकी इंदिरा गांधी। एकमात्र प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी लोकसभा व राज्यसभा दोनों सदनों से बनी भारत की एकमात्र प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी। इसके बाद अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 75(1) में ही हम देखने जा रहे हैं प्रधानमंत्री का कार्यकाल। प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या लोकसभा में बहुमत रहने तक। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री 5 वर्ष के कार्यकाल से पूर्व भी अपने पद से विमुक्त हो सकता है। पहला, भारत का प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा दे दे भारत के राष्ट्रपति को। दूसरा, प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए ही हो जाए मृत्यु। और तीसरा है, भारत का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को उनके पद से डायरेक्टली हटा दे, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर प्रतिष्ठित होता है। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या लोकसभा में बहुमत रहने तक। 5 वर्ष पूर्व भी भारत का प्रधानमंत्री अपने पद से विमुक्त हो सकता है। पहला, राष्ट्रपति को इस्तीफा देकर। दूसरा, मृत्यु। तीसरा है, राष्ट्रपति द्वारा सीधे तौर पर हटा दिया जाए, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर प्रतिष्ठित होता है। यदि भारत का प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे देता है तो इस स्थिति में मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है और लोकसभा में बहुमत दल के द्वारा एक नए प्रधानमंत्री उम्मीदवार को मनोनीत किया जाता है, जिसे भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है।
लेकिन यदि लोकसभा नया प्रधानमंत्री बनाने में असमर्थ हो, अर्थात लोकसभा के द्वारा नया प्रधानमंत्री ना बन पाए, तो 6 माह के भीतर लोकसभा चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। अर्थात यदि लोकसभा के द्वारा नया प्रधानमंत्री ना बना जा सके, अर्थात लोकसभा नए प्रधानमंत्री बनाने में असमर्थ हो, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देता है और 6 माह के भीतर लोकसभा का चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। ध्यान दीजिएगा। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री का कार्यकाल। इसी में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री का कार्यकाल। प्रधानमंत्री का कार्यकाल, ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 5 वर्ष, या लोकसभा में बहुमत रहने तक, लोकसभा में बहुमत रहने तक 5 वर्ष, या लोकसभा में बहुमत रहने तक 5 वर्ष पूर्व भी भारत का प्रधानमंत्री अपने पद से विमुक्त हो सकता है, अपने पद से विमुक्त हो सकता है, विमुक्त हो सकता है। पहला, प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा दे दे। पहला है इस्तीफा। भारत का प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा देता है, भारत का प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा देता है भारत के राष्ट्रपति को। दूसरा है प्रधानमंत्री का पद पर रहते हुए हो जाए मृत्यु। और तीसरा है राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाना, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाना, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाना। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर प्रतिष्ठित होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर प्रतिष्ठित होता है। ध्यान दीजिएगा, भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर प्रतिष्ठित होता है। यदि भारत का प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे देता है, तो इस स्थिति में मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स, फ्री चार्जेस, डेप्यूटी मिनिस्टर्स, ये सभी पद समाप्त हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे, तो इस स्थिति में मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है, मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है, मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है। अब लोकसभा का जो बहुमत प्राप्त दल है, वो फिर से एक नए प्रधानमंत्री उम्मीदवार को मनोनीत करेगी तथा राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री पद हेतु नियुक्त करेगा। इस स्थिति में लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल
के द्वारा नए प्रधानमंत्री उम्मीदवार को मनोनीत किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, जिसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद हेतु नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री पद हेतु नियुक्त करता है। अगर मान लीजिए भारत का प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दे तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगा। इस स्थिति में लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के द्वारा एक नए प्रधानमंत्री को मनोनीत किया जाएगा और राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री पद हेतु नियुक्त करेगा। लेकिन यदि लोकसभा नए प्रधानमंत्री बनाने में असमर्थ हो तो इस स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग कर दिया जाएगा और 6 माह के भीतर लोकसभा का नया चुनाव करवाना अनिवार्य है। यदि लोकसभा नया प्रधानमंत्री मनोनीत करने में असमर्थ हो अर्थात इनके बीच गठबंधन नहीं हो पा रहा है कि किसे नया प्रधानमंत्री बनाया जाए, तो इस स्थिति में यदि लोकसभा नया प्रधानमंत्री मनोनीत करने में असमर्थ हो तो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जाता है तथा 6 माह के भीतर लोकसभा चुनाव करवाना अनिवार्य है। लोकसभा चुनाव करवाना अनिवार्य है, लेकिन यह तभी होगा जब नया प्रधानमंत्री मनोनीत ना हो पाए। लेकिन अगर नया प्रधानमंत्री मनोनीत हो जाता है तो फिर से नए प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्रिपरिषद हेतु सदस्यों को नामित किया जाता है, जिसे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, अर्थात नया मंत्रिपरिषद बनता है। लेकिन यदि मान लीजिए प्रधानमंत्री की इस्तीफा के बाद मंत्रिपरिषद तो भंग हो गया लेकिन लोकसभा बना रहता है, लोकसभा फिर से नया प्रधानमंत्री बनाती है अर्थात नया प्रधानमंत्री उम्मीदवार को मनोनीत करती है, जिसे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। लेकिन यदि लोकसभा नया प्रधानमंत्री मनोनीत करने में असमर्थ होती है तो इस स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जाता है तथा 6 माह के भीतर लोकसभा चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। अगला इसी में डिस्कस करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री पद हेतु पुनः नियुक्ति। ध्यान दीजिएगा, अर्थात भारत में कोई भी व्यक्ति जितने बार चाहे भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं पुनः नियुक्ति। भारत में प्रधानमंत्री पुनः नियुक्त हो सकता है, पुनः नियुक्त हो सकता है, अर्थात कोई भी व्यक्ति जितने बार भी चाहे वह भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति जितने बार चाहे भारत का
प्रधानमंत्री बन सकता है, भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि ध्यान दीजिएगा, अभी तक बार बार या कई बार जो प्रधानमंत्री बने हैं उनके सीक्वेंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अनेक बार पुनः नियुक्ति वाले प्रधानमंत्री, पुनः नियुक्ति वाले भारत के प्रधानमंत्री को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। इसके बाद से ये नामित हो गए भारत के प्रधानमंत्री, अर्थात 15 अगस्त 1947 से लेकर 1952 तक, जब तक कि लोकसभा या आम चुनाव स्वतंत्र भारत का नहीं हुआ, तब तक ये नामित रहे भारत के प्रधानमंत्री 1947 से 1952। तो ये रहा इनका पहला कार्यकाल। इसके बाद भारत का पहला, स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव हुआ 1952 में, और ये जीत कर आए लोकसभा चुनाव, और 1952 से लेकर इनका पहला कार्यकाल रहा 1957 तक। इसके बाद इनका दूसरा कार्यकाल रहा 1957 से लेकर 1957 से लेकर इनका दूसरा कार्यकाल रहा 1962 तक, और इसके बाद इनका अगला कार्यकाल रहा 1962 से लेकर 1964 तक। तो इस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू कुल 4 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। कुल 4 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 को, 15 अगस्त 1947 से 1952 तक ये रहे भारत के प्रधानमंत्री, लेकिन इस समय तक कोई लोकसभा चुनाव नहीं हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, और भारत के संविधान के तहत लोकसभा चुनाव पहली बार हुआ 1952 को। तो 1952 से 57, 57 से 62, 62 से 64, ये इनका कार्यकाल रहा कुल 4 बार। तो ये बने भारत के 4 बार प्रधानमंत्री। इनका कुल कार्यकाल रहा है, यहां पर ये हो गया 5 तिया 15, और ये हो गया 2 वर्ष, क्योंकि 1964 में इनका देहांत हो गया था। तो ये इनका कुल कार्यकाल रहा है 15, 2, 17 वर्ष। इनका कुल कार्यकाल रहा है 17 वर्ष। अभी तक सर्वाधिक कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू सर्वाधिक कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री, सर्वाधिक कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ध्यान दीजिएगा, दूसरा देखते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरा है इंदिरा गांधी। दूसरा है इंदिरा गांधी। ध्यान दीजिएगा, दूसरा हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी जी का पहला कार्यकाल रहा है, इंदिरा गांधी जी का पहला कार्यकाल रहा है 1966 से लेकर 1 वर्ष 1967 तक राज्यसभा सदस्य के रूप में। लेकिन 1967 में लोकसभा चुनाव हुआ, और 1967 में यह जीत कर आई लोकसभा चुनाव। 1967 से लेकर 5 वर्ष अर्थात 1972 तक इनका कार्यकाल रहा, और उसके बाद 1972 से लेकर 1977, ये 1967 से लेकर 66 से 67 ये राज्यसभा सदस्य। इसके बाद 67 से 72, 72 से 77, और लास्ट 1980 से लेकर 1984, अर्थात इनका भी कार्यकाल रहा है कुल 4 बार। इनका भी कार्यकाल रहा है कुल 4 बार। ध्यान दीजिएगा, यहां से 67 से 77 10 वर्ष, और 10 वर्ष ये है 1 वर्ष, ये है 4 वर्ष,
यह है 1 वर्ष, यह है कुल 15 वर्ष, अर्थात 15 वर्ष इनका कुल कार्यकाल रहा है। 15 वर्ष इनका कुल कार्यकाल रहा है, 15 वर्ष। तीसरा देखते हैं, तीसरे है आपके, ध्यान दीजिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, इनका पहला कार्यकाल था 1996 से लेकर 1996, मात्र 13 दिन का कार्यकाल, मात्र और मात्र 13 दिन का कार्यकाल था। 1996 से 1996 मात्र 13 दिन का कार्यकाल था। इसके बाद इनका अगला कार्यकाल रहता है 1998 से लेकर 1999, महज 13 महीने का कार्यकाल। 1996 से 1996 13 दिन का कार्यकाल, 1998 से लेकर 1999 महज 13 महीने का कार्यकाल, और इसके बाद 5 वर्ष का इनका कार्यकाल रहता है 1999 से लेकर वर्ष 2004 तक। अर्थात ये रहे हैं कुल 3 बार भारत के प्रधानमंत्री, कुल 3 बार भारत के प्रधानमंत्री। यहां पर 13 महीने का मतलब है लगभग 1 साल, और ये तो 13 दिन, और ये है आपका 5 वर्ष, अर्थात ये कुल 6 वर्ष भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। 6 वर्ष 1 महीना, 6 माह, 6 वर्ष 1 महीना, 6 वर्ष 1 माह, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां 13 महीने का 1 माह रिमेनिंग बचा है, और 1 वर्ष इसमें आ गया, 5 और 1 6 वर्ष, और 1 माह और 13 दिन, 6 वर्ष 1 माह और 13 दिन का इनका कार्यकाल रहा। इसके बाद देखते हैं अगला है, ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल रहा है, पहला कार्यकाल वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2009 तक, इसके बाद वर्ष 2009 से लेकर वर्ष 2014 तक, अर्थात इनका कुल 2 बार का कार्यकाल रहा है, कुल 10 वर्ष का कार्यकाल रहा है। इसके बाद अभी वर्तमान में है नरेंद्र मोदी, ध्यान दीजिएगा, अभी है वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी का पहला कार्यकाल वर्ष 2014 से लेकर वर्ष 2019 तक, और अभी वर्तमान में 2019 से लेकर ये जाएगा 2024 तक। अगर ये पूरा कंप्लीट करते हैं तो ये होगा इनका 10 वर्ष का कार्यकाल। 2 बार ये रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी वर्तमान में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो ये चल रहा है वर्ष 2020, अर्थात इनका अभी कार्यकाल बचा है, चलेगा 2024 तक। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं योग्यता शर्तें शपथ। अगला है प्रधानमंत्री पद हेतु योग्यता। प्रधानमंत्री पद हेतु योग्यता सबसे पहले होना चाहिए भारत का नागरिक हो, दूसरा न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो, न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो, तीसरा लाभ के पद पर ना हो, और चौथा है दिवालिया या पागल ना हो। प्रधानमंत्री पद हेतु योग्यता होनी चाहिए, पहला भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, दूसरा है न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो, न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो, तीसरा लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, और चौथा है
दिवालिया या पागल ना हो। ध्यान दीजिएगा, भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो, लाभ के पद पर ना हो, दिवालिया या पागल ना हो। ध्यान दीजिएगा, योग्यता के बाद अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री पद हेतु शर्तें। शर्तें से तात्पर्य है प्रधानमंत्री के वेतन तथा पेंशन के बारे में बात कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, पहला प्रधानमंत्री पद हेतु शर्तें में पहला है प्रधानमंत्री का वेतन। प्रधानमंत्री का वेतन पहला हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री का वेतन। प्रधानमंत्री का वेतन होता है 50,000 रुपए। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम वेतन का बात करते हैं तो यह होता है बेसिक सैलरी, अर्थात ये ग्रॉस सैलरी नहीं है। ग्रॉस सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी प्लस जो भी अलाउंसेस मिलते हैं, भत्ता मिलते हैं, उनको जोड़कर। ग्रॉस सैलरी मतलब होता है कुल वेतन का मतलब होता है, ग्रॉस सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी प्लस अलाउंसेस अर्थात भत्ता। लेकिन यहां पर हम सिर्फ बात करते हैं बेसिक सैलरी की। प्रधानमंत्री का वेतन होता है 50,000 रुपए। प्रधानमंत्री पद का कोई वेतन नहीं होता है। प्रधानमंत्री 50,000 रुपए लोकसभा या राज्यसभा सांसद के रूप में उठाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री पद का कोई वेतन नहीं होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा सांसद प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा सांसद के रूप में वेतन ग्रहण करता है। वेतन ग्रहण करता है, अर्थात प्रधानमंत्री पद का कोई वेतन नहीं होता है। प्रधानमंत्री को लोकसभा या राज्यसभा सांसद के रूप में वेतन दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से पेंशन होगा, प्रधानमंत्री का पेंशन होता है। पेंशन का मतलब इसका यह 50,000 रुपए मासिक, अर्थात पेंशन होगा जस्ट इसका 50%, अर्थात 25,000 रुपए मासिक। 25,000 रुपए मासिक, यह होगा 25,000 रुपए मासिक। ध्यान दीजिएगा, 25,000 रुपए मासिक। प्रधानमंत्री का वेतन होता है 50,000 रुपए मासिक, जबकि पेंशन होगा 25,000 रुपए मासिक। ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री का वेतन भारित होता है। प्रधानमंत्री का वेतन भारित होता है। प्रधानमंत्री का वेतन भारित होता है केंद्र की संचित निधि पर। केंद्र की संचित निधि पर, केंद्र की संचित निधि पर प्रधानमंत्री का वेतन भारित होता है केंद्र की संचित निधि पर। प्रधानमंत्री के वेतन का निर्धारण करता है संसद। प्रधानमंत्री के वेतन का निर्धारण करता है, प्रधानमंत्री के वेतन का निर्धारण करता है संसद। प्रधानमंत्री के वेतन का निर्धारण करता है संसद। यहां पर पेंशन है 25,000 रुपए मासिक, अर्थात यह आएगा 25 चौक 1 लाख रुपए आएगा, 3 लाख, अर्थात 3 लाख। ध्यान दीजिएगा, 3 लाख रुपए वार्षिक इनका पेंशन होता है। 3 लाख रुपए वार्षिक। ध्यान दीजिएगा, 3 लाख रुपए वार्षिक। तो प्रधानमंत्री हेतु शर्तें हैं, प्रधानमंत्री का वेतन है 50,000 रुपए मासिक। प्रधानमंत्री पद का कोई वेतन नहीं होता। प्रधानमंत्री को लोकसभा या राज्यसभा सांसद के रूप में वेतन दिया जाता है, अर्थात पेंशन होगा 50,000 का 50%, अर्थात 25,000 रुपए मासिक या 3 लाख रुपए वार्षिक। प्रधानमंत्री का वेतन भारित होता है केंद्र की संचित निधि पर। प्रधानमंत्री के वेतन का निर्धारण करता है संसद। इसके बाद अगला हिस्से में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री का शपथ। प्रधानमंत्री का शपथ, ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री
मंत्री को शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति और भारत का प्रधानमंत्री शपथ लेता है पद एवं गोपनीयता की। भारत का प्रधानमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है। भारत का प्रधानमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है। यदि भारत का प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे देता है तो इस स्थिति में मंत्री परिषद भंग हो जाता है तथा लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के द्वारा नए प्रधानमंत्री उम्मीदवार को मनोनीत किया जाता है तथा राष्ट्रपति के द्वारा उसे नियुक्त किया जाता है। यदि लोकसभा प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद नया प्रधानमंत्री मनोनीत करने में असमर्थ होता है तो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग कर दिया जाता है तथा लोकसभा चुनाव 6 माह के भीतर करवाना अनिवार्य होता है। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि नए प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की अवधि होती है 6 माह। क्योंकि अगर मान लीजिए कि लोकसभा नया प्रधानमंत्री बनाने में असमर्थ होती है तो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग कर दिया जाता है और 6 माह के भीतर लोकसभा का चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि नए प्रधानमंत्री की नियुक्त करने की अवधि होती है 6 माह। ध्यान दीजिएगा, आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनुच्छेद 75(2). अनुच्छेद 75(2) में लिखा गया है मंत्री परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर अर्थात भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत का राष्ट्रपति मंत्री परिषद को नियुक्त करता है। इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। मंत्री परिषद के अंतर्गत आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल। ध्यान दीजिएगा, मंत्री परिषद के अंतर्गत आते हैं पहला कैबिनेट मंत्री या इसे हम कहते हैं मंत्रिमंडल। दूसरा होता है राज्य मंत्री। अब ये राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कहलाते हैं सीधे राज्य मंत्री जो कैबिनेट मिनिस्टर के सहयोगी होते हैं और दूसरा होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ऐसे राज्य मंत्री जिनके पास कैबिनेट मिनिस्टर्स की तरह एक स्वतंत्र मंत्रालय होता है। और तीसरा होता है उप मंत्री। ध्यान दीजिएगा, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री का कार्य होता है कैबिनेट मिनिस्टर्स को उनके कार्यों में सहयोग प्रदान करना, जबकि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पास कैबिनेट मिनिस्टर्स की तरह स्वतंत्र मंत्रालय या स्वतंत्र विभाग होता है। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसी में 75(3) अनुच्छेद 75(3) में लिखा गया है प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद सामूहिक रूप में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे।
अर्थात प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला है अनुच्छेद 75(4) प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप में राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। जो भारत का प्रधानमंत्री होता है यह व्यक्तिगत रूप में राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला है अनुच्छेद 75(5) किसी भी व्यक्ति का मंत्री बनाया जाना, किसी भी व्यक्ति का मंत्री बनाया जाने से तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति जो ना तो लोकसभा का सदस्य है और ना ही राज्यसभा का सदस्य है, उसे मंत्री परिषद में शामिल किया जा सकता है। अर्थात कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाया जा सकता है, या राज्य मंत्री बनाया जा सकता है, या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है, या उप मंत्री बनाया जा सकता है। अर्थात साथ ही साथ भारत का प्रधानमंत्री भी बनाया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि भारत का प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद में कैबिनेट मिनिस्टर या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार या उप मंत्री बनने के लिए आपको लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है, लेकिन मंत्री पद के शपथ लेने के बाद 6 माह के भीतर आपको लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब यह है कि भारत का प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद में कोई भी सदस्य बनने के लिए आपको लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। भारत का प्रधानमंत्री या भारत का प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद का सदस्य, मंत्री परिषद में जैसा कि होता है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, व उप मंत्री बनने के लिए लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, लेकिन मंत्री पद के शपथ के बाद 6 माह के भीतर आपको लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना अनिवार्य है। परंतु मंत्री पद, चाहे वो कोई भी मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या मंत्री परिषद में कोई भी मंत्री हो, परंतु मंत्री पद के शपथ के 6 माह के भीतर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना अनिवार्य है। जैसे कि उदाहरण है स्मृति ईरानी। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल है वर्ष 2014 लोकसभा चुनाव के बाद स्मृति ईरानी जी को बनाया गया था मानव संसाधन विकास मंत्री। उस समय ना तो ये लोकसभा सदस्य थी ना तो राज्यसभा सदस्य थी, लेकिन इनके मानव संसाधन विकास मंत्रालय का मंत्री बनाए जाने के बाद इन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया गया।